नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। और इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं जितने भी आयोग हैं उनको। आज का हमारा जो आयोग है वह अंतिम आयोग है, जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम NHRC के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का परिचय पढ़ेंगे। इसके उद्देश्य क्या हैं, संरचना क्या है, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, इसके क्या कार्य हैं और इसकी क्या कमियां हैं, सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आपसे यदि ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या संवैधानिक आयोग हैं या सांविधिक आयोग हैं, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक या वैधानिक आयोग है, जिसको इंग्लिश में स्टैच्यूटरी कमीशन कहा जाता है। ये सांविधिक आयोग क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। किसी अधिनियम के द्वारा स्थापना की जाए तो वह एक सांविधिक या वैधानिक आयोग होता है। यदि मुख्यालय के बारे में पूछा जाए तो मुख्यालय इसका मिलेगा आपको नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्यों की बात करें तो मानवाधिकार से संबंधित समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना इसका इसके अलावा मानवाधिकारों के अतिक्रमण को स्वतंत्रता पूर्वक बताना, जिससे सरकार का ध्यान मानवाधिकारों की ओर केंद्रित हो सके। आयोग की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें कुल 13 सदस्य होते हैं, जिनमें एक होता है अध्यक्ष, 5 होते हैं पूर्णकालिक सदस्य और 7 होते हैं पदेन सदस्य। अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वर्तमान में श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा क्या हैं? अध्यक्ष हैं। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा थे, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे। अब इसमें यदि हम 5 जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उनकी बात करें तो इसमें एक होता है उच्च न्यायालय में कार्यरत या रिटायर्ड जज, दूसरा होता है उच्च न्यायालय में कार्यरत या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा 3 सदस्य मानवाधिकारों के ज्ञाता होंगे, और इन 3 में भी एक सदस्य, कम से कम एक सदस्य महिला होना कंपलसरी है। इसके अलावा पदेन सदस्य होते हैं 7। वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, दूसरा होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, तीसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, चौथा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, पांचवा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, छठा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, और 7वां है राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग का अध्यक्ष। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है एक चयन समिति की सिफारिश पर, और उस चयन समिति में टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, ये 6 लोग मिलके चयन समिति बनाते हैं, और उस चयन समिति की सिफारिश पर उन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए इन दोनों में से, वह इनका कार्यकाल होता है। पुनर्नियुक्ति यानी रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के अधीन अन्य पद धारण नहीं कर सकते। सदस्यों के निष्कासन प्रक्रिया या पद से हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो 2 आधार पर हटाया जा सकता है, एक सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद और एक सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद के जो आधार हैं वह हैं कदाचार या अक्षमता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना भी हटाया जा सकता है। उसके 3 आधार हैं, दिवालिया घोषित होने पर, लाभ का पद ग्रहण करने पर, या फिर न्यायालय द्वारा अपराधी सिद्ध होने पर हटाया जा सकता है। आयोग के कार्यों की बात करें तो समन जारी करने की शक्ति है, यानी किसी व्यक्ति या किसी भी संस्था को नोटिस जारी कर सकता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार व अन्य संस्था से रिपोर्ट मांग सकता है।
केवल 1 वर्ष तक पुराने मामलों की जांच कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राज्य मानवाधिकार आयोग हो, केवल 1 वर्ष तक के पुराने मामलों की ही जांच कर सकता है। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को सिफारिश कर सकता है। दोषी लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा आयोग आवश्यक कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में जा सकता है। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने का अधिकार है। इसके अलावा जो मानवाधिकारों के लिए जो NGO हैं उनको प्रोत्साहित कर सकता है तथा जेलों व बंदी गृहों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का निरीक्षण भी कर सकता है। आयोग की कमियों की बात करें तो केवल सलाहकारी निकाय हैं, यानी ये केवल सरकार को सलाह दे सकता है। सरकार सिफारिशें सलाहकारी हैं, न कि बाध्यकारी। न तो किसी को दंडित कर सकता है और न ही पीड़ित को मुआवजा दे सकता है। आयोग केवल सरकार से सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा सेना द्वारा किए गए मानव अधिकार हनन की जांच का अधिकार भी आयोग के पास में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सेना द्वारा किए गए मानव अधिकार हनन की जांच का अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास में नहीं है। तो ये हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का टॉपिक कंप्लीट होता है। स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और एक लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।